accounting that have been violated in the following transactions. इन transactions में कुछ प्रिंसिपल्स की वायलेशन की गई है, तो हमें वन बाय वन हमें इसी को डिस्कस करना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स की वायलेशन की गई है। तो देखें एग्जाम में क्वेश्चन देखें इस तरह से आया है, आपको कॉलम बना के दिया हुआ है और 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको जो है वो ट्रांजेक्शन्स गिवन है, और उन ट्रांजेक्शन्स में कुछ किसी न किसी प्रिंसिपल की वायलेशन की गई है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। हमें सिर्फ इसका आंसर लिखना है, पूरा एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1A लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट का नाम लिख देंगे कि इसका कौन से प्रिंसिपल की वायलेशन की गई है, कि वो कंसिस्टेंसी वाले प्रिंसिपल की वायलेशन की गई है, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वायलेशन की गई है, या सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वायलेशन की गई है। तो आपने ये समझाना है। फर्स्ट में कहते हैं रेहान एंड कंपनी परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹30,000 2 years ago। 2 साल पहले एक इक्विपमेंट परचेज किया था 30,000 का। In the current year, the same equipment has been shown in the balance sheet at ₹45,000, और आज उसको उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज करके 45,000 कर दिया गया है। Which is the current market price of the same brand of the equipment? अब याद रखें, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स की हम लोग वैल्यू को बार बार चेंज नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू आपने एक दफ़ा रिकॉर्ड कर ली है, तो वो उसको उसी वैल्यू पे ही लिखा जाएगा, उसको बार बार वैल्यू चेंज नहीं की जाएगी। कि अगर 2 दिन बाद मार्केट वैल्यू कुछ और है, 10 दिन बाद मार्केट वैल्यू कुछ और है, तो उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया है, इक्विपमेंट परचेज 30,000 का किया था, तो आप उसको 30,000 का ही आप लिखा रहने दें अनटिल अनलेस कि जब तक उसको आप सेल नहीं कर देते। ठीक है। और उसकी 45,000 कॉस्ट चेंज कर दी है, यानी मार्केट प्राइस के मुताबिक आज इसकी 45 कर दी है। तो ये उन्होंने क्या किया है, वायलेट किया है। किस चीज़ को वायलेट किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका पहले का आंसर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बस इसका आंसर लिखेंगे आप पहले वाले का। और आपने पूरी कॉपी नहीं करनी है ट्रांजेक्शन, सिर्फ खाली फर्स्ट का लिख के आंसर लिख दें और आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले का आंसर आएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नंबर 2 में कहते हैं बिलाल ट्रेडर्स हैज बीन यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ओवर द years। इन द करंट ईयर the business changed the method of inventory valuation from FIFO to weighted average method without disclosing any information to the reader of financial statement। financial statements के जो reader होते हैं, users होते हैं, उन users को हम लोग fully disclosure principle को follow करते हैं। fully disclosure principle क्या होता है कि आप उसमें कोई मेथड अगर आपने चेंज किया है तो उसको मेंशन किया जाता है, ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूज़र्स के इस्तेमाल के लिए है वो मिस कम्युनिकेशन ना हो जाए। ठीक है। अब अगर आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को चेंज करके वेटेड एवरेज मेथड पे चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली मेथड के चेंज करने से एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है, और मेथड के चेंज होने से जब एंडिंग इन्वेंट्री पे फ़र्क पड़ता है तो उसका इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पड़ता है, नेट इनकम पे भी पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमने किसी किस्म का हमने डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नहीं किया और उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया, और उसके बगैर ही हमने बिजनेस के ये तमाम इंफॉर्मेशन दे दी है, तो क्या कर रही है वो इंफॉर्मेशन मिस कम्युनिकेट कर रही होगी यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को आपने क्या किया, वायलेट किया है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर आपने एक ही मेथड यूज़ कर रहे थे तो फिर आपको उसी मेथड को हमेशा कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करना चाहिए। और फुल डिस्क्लोजर क्यों कहते हैं इसको, कि भाई आपने उस चीज़ की डिस्क्लोजर के बगैर, यानी कि मेंशन किए बगैर, बगैर बताए, बगैर लिखे यूज़र्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स के लिए आपने किसी भी किस्म की डिस्क्लोजर के बगैर उस चीज़ को चेंज कर दिया, जो कि उनके डिसीजन के पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। थर्ड में कहते हैं तौसीफ एंड कंपनी पेड रेंट फॉर द रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ द ऑनर। रेजिडेंशियल कहते हैं ऑनर की रिहाइश, जहां ऑनर की रिहाइश रहते हैं, और ऑनर बिजनेस से अगर पैसे विड्रॉ करके लेके जाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो दिस इज़ अ पर्सनल यूज़। ड्राइंग सेपरेट एक अलग चीज़ होती है ये, ऑफ द ऑनर, एंड रिकॉर्डेड इट एज रेंट एक्सपेंस इन द बिजनेस बुक्स। जब ऑनर बिजनेस से पैसा लेकर गया और अपने घर का किराया पे किया, फ्लैट का किराया पे किया, रेजिडेंशियल यानी कि जहाँ रिहाइश है, और अकाउंटेंट
ने उसको बिजनेस के रेंट एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। तो क्या चीज़ वायलेट किया आपने? आपने वायलेशन की है किस चीज़ की? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कि ऑनर बिजनेस से जो भी मामलात करता है, ऑनर के जो भी बिजनेस के अलावा डिफरेंट उसके जो हैं कह लें अफेयर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म किस्म के मामलात हैं कारोबार के अलावा, वो एक सेपरेट चीज़ होती है। यानी ऑनर अपने घर में कोई चीज़ लेकर आया अपने पर्सनल पैसों से खरीद के, तो लिहाजा ये बिजनेस का मामला नहीं है, यानी बिजनेस में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज पर्सनल यूज़, ये कि ऑनर का अपना एक ज़ाती पैसों से ज़ाती चीज़ खरीदी, तो ये ऑनर की अपनी घर की चीज़ है। ठीक है, तो लिहाजा ये हम क्या बोलेंगे? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस के लिए जो चीज़ आएगी और या बिजनेस के पैसों से आएगी या बिजनेस के पैसे आप निकाल के लेके जाएंगे, ये सब बिजनेस के इवेंट्स हैं, तो लिहाजा इनको तो हम बिजनेस के इवेंट्स का कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो बात समझ में आई कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जो कारोबार में जितना भी जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है बिजनेस की, वो अलग चीज़ें हैं, और ऑनर के अपने ज़ाती जो घर की बिजनेस की के अलावा चीज़ें हैं वो उसके अपने पर्सनल यूज़ में आती हैं, वो अलग चीज़ें होती है। नेक्स्ट में कहते हैं while recording depreciation on office equipment, Kamar and company used straight line method in the first year, while in the second the company shifted the policy to adopt diminishing balance method, and now in the third year they are planning to adopt the some of the years digit method for the same equipment. इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे, पहले साल में आप स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे थे, सेकंड ईयर में आपने डिमिनिशिंग इस्तेमाल किया, थर्ड ईयर में आपने जो है वो उसको चेंज कर दिया, और ये क्या है कि बार बार मेथड के चेंज करने से ऑब्वियसली उस मेथड के चेंज होने से एक्सपेंस पे फ़र्क पड़ता है, यानी एक्सपेंस की अमाउंट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल की वैल्यू सेम होती है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये होता है कि हर साल आपका डेप्रिसिएशन डिक्लाइन करता है, पहले साल में एक्सपेंस ज़्यादा, दूसरे पे कम, थर्ड ईयर में कम, इस तरह से। तो इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे आप। कंसिस्टेंसी ये कहता है कि आपको अगर आपने एक किसी एसेट पे एक मेथड यूज़ करने के लिए डिसाइड किया है, तो फिर उसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करें, बार बार उसके उस पर मेथड की चेंजेस ना करें। उससे मेथड से चेंजेस क्या होता है? मेथड के चेंजेस होने से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकर्स के डिसीजन पे इफेक्ट पड़ता है और डिफरेंट चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। लिहाजा यहाँ पे क्या है, आंसर क्या लिखेंगे इसका? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है इसमें। 5 में कहते हैं मरियम केमिकल्स परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1,00,000, द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच्ड टू द पेमेंट वाउचर। परचेज किया आपने केमिकल, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया 1,00,000 का। अब जब आप परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल होता है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या मतलब क्या कि आप किसी ना किसी की उसकी एक स्लिप बनती है, इनवॉइस बनती है, उसकी रसीद बनाई जाती है, जिसको हम उससे कंपेयर करते हैं कि हाँ ये चीज़ वाकई में इतने की आई थी। जब आप किसी शॉपकीपर से परचेजिंग करके आते हैं तो वो शॉपकीपर आपको अपनी शॉप की जिस डेट की परचेजिंग करते हैं आप उसको आपकी इनवॉइस बना के देता है, अपनी स्टैंप लगा के, अपने साइन करके, परचेजिंग करके, एक्स वाई जेड आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं। ठीक है, तो उसका एक क्या होती है, स्लिप उसकी बनाई जाती है। वो स्लिप जो है वो शॉप दुकान से परचेजिंग की एविडेंस होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है, डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, डेबिट तो कर दिया आपने, परचेज किया, खरीद लिया, डेबिट भी कर दिया, बट विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच, यानी कि आपने किसी किस्म की जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया वाउचर में। अब ऑब्वियसली अब अगर आपने परचेजिंग 1,00,000 का किया है, अब आप बिजनेस के कैशियर से जो है वो 2,00,000 पैसे मांग के लेके चले गए, 150 पैसे मांग के लेके चले गए। ठीक है, पैसे आपने ज़्यादा मांग लिए और चीज़ आपने कम की खरीदी है, तो इस तरह क्या होता है कि फ्रॉड एंड एरर हो सकता है। तो फ्रॉड एंड एरर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वाउचर सिस्टम अप्लाई करते हैं, और डिफरेंट उसकी एक भी अगर पेमेंट होती है, छोटी सी पेमेंट भी होती है, तो उसके लिए वाउचर बनाया जाता है ताकि उसकी एविडेंस के साथ रिकॉर्ड किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिविटी और वेरीफाइबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या? कि आप जिस चीज़ को परचेज करके लेकर आते हैं तो उसके उसके ऑब्जेक्टिव एविडेंस के साथ रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास उसका क्या होता है? प्रॉपर एविडेंस मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1B में कहते हैं फॉलोइंग डिटेल्स शो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कुलसुम केमिकल्स
फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग कंप्यूटेशंस। ठीक है, आपने अमाउंट कैलकुलेट भी करना है और अमाउंट कैलकुलेट करके ही उसकी जो है वो वर्किंग शो करनी है आपने। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट के मुख्तलिफ अगर आप देखें तो आपको याद होंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये इक्वेशन है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से अगर सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर दें तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो ये इक्वेशंस याद रखें। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है वो इसमें हेल्प मिलेगी। फर्स्ट वन कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 15,500, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एंड नेट इनकम। दो चीज़ें मालूम करनी है। पहले तो आप ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखें, सेल्स को आप एक्स सपोज कर लें इक्वेशन के हिसाब से, माइनस के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उठाएं, ग्रॉस प्रॉफिट के पास ले आएं। तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट अगर दोनों को प्लस कर लिया जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को प्लस कर लें, क्या बन जाएगा, नेट सेल्स का बन जाएगा। यानी पहली कैलकुलेशन आपको नेट सेल्स मालूम करने के लिए करनी है। ठीक है, फिर इसी तरह से नेट इनकम मालूम है और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है। ये तो बड़ा आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, नेट इनकम। ठीक है, केस वन पे फोकस कीजिएगा पहले सिर्फ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर कितनी है, 50,000, एड ग्रॉस प्रॉफिट प्लस क्यों, आप इमेजिन सोचें ज़रा, एज्यूम करें कि भाई एक बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 है, फिर भी उनको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 15,500 का। तो प्रॉफिट कब होता है, जब आपने आपकी बिजनेस की सेल्स क्या होगी, ज़्यादा होगी इससे। ठीक है, ये कॉस्ट है और ये प्रॉफिट रखा आपने, तो उस चीज़ को आपने बेचा कितने में होगा, 65,500 में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को प्लस कर लें, क्या आ जाएगा, नेट सेल आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको भी एज्यूम कर लें कि अगर नेट सेल्स गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, तो क्या करेंगे, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप चेक भी करके सकते हैं, अगर इस अमाउंट में से इसको माइनस कर दें तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को प्लस कर लें, नेट सेल मिल जाएगी। तीनों पॉसिबल कंडीशंस मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस की हैं क्लास। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम कैसे मालूम करते हैं, सिंपल, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते थे आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या आती है, नेट इनकम। तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या आंसर आना चाहिए, नेट इनकम कितना, 10,000। केस नंबर 2 में कहते हैं नेट सेल्स गिवन है 1,30,000, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 65,000, नेट इनकम गिवन है 35,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम करना है। चलिए बताइए, नेट सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। आज सवाल में सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो क्या करेंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी पहली वर्किंग, हर केस में अगर देखें दो दो वर्किंग हो रही है, दो दो चीज़ें मालूम करने को पूछी उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पहले तो आप फोकस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने पे। ठीक है, क्या करेंगे, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, एक्सपेंस गिवन नहीं है, इनकम गिवन है। ठीक है, कल तक हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया करते थे तो क्या आता था, नेट इनकम। आज हम वही काम करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट इनकम को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। केस 2 की हेडिंग दें और पहले हेडिंग देंगे क्या मालूम करना है, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर दें, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 65,000, ठीक है, और नेट इनकम गिवन है, तो 65 में 35 माइनस कर दें तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आंसर। केस 3 में कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और 30% ऑफ द नेट सेल्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट इट सेल्फ 60,000 है। ठीक है, विच इज़ 30% ऑफ नेट सेल्स। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 60,000, जो खुद कितना है, ये खुद 30% है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 करना है। देखिए, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लेकिन जब करते हैं जब परसेंटेज किसी चीज़ पर बेस कर रहा होता है।
अगर यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट सेल्स की रकम होती मेरे पास, लेकिन अमाउंट मेरे पास किस चीज़ का है, अमाउंट मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट का है, जो खुद कितना परसेंट है, ये खुद 30% है, किस चीज़ का है, नेट सेल्स का है। अगर नेट सेल्स मौजूद होती फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 करके ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करता, ये अभी ऐसा नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे, इसको तो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 60,000 खुद क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि 30% है, किस चीज़ का है, नेट सेल्स का है। तो फ्रैक्शन को रिवर्स करना होगा, परसेंटेज को रिवर्स उल्टा करना होगा। फ्रैक्शन को रिवर्स क्यों? जब अमाउंट जिस चीज़ का होता है, टोटल किसी चीज़ का, अगर वो गिवन ना हो तो उस अमाउंट को मालूम करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रिवर्स करते हैं। देखिए वही लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं सेल्स मालूम कर लूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खुद ब खुद मालूम हो सकता है माइनस करके भी। खैर पहले तो आप सोचें ज़रा, नेट सेल निकालने सोचें कैसे करेंगे, ज़रा बताइएगा। 60,000 को डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों? आपने तो बताया था कि भाई मल्टीप्लाई बाय, जब परसेंटेज होती है तो मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड बाय 100, क्योंकि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा ही करेंगे, बस फ्रैक्शन को उल्टा लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे। ये क्या है, ये 30 डिवाइड बाय 100, तो इसको उल्टा कर दें, 100 अपॉन 30 कर दें इसको। तो ज़रा 60,000 ज़रा कैलकुलेटर पे साथ साथ जो है वो इसको अंडरस्टैंड करें, कैलकुलेटर पे मेरे साथ साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सोचें। 60,000 को डिवाइड बाय 30 दबाएं और मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आया? देखें केस 3 पे आते हैं हम लोग। केस 3, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 60,000 विच इज 30% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स गिवन नहीं है, क्या करना होगा, देखिए फ्रैक्शन को उल्टा रिवर्स किया होगा। आपने मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 नहीं किया, बल्कि क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30। ठीक है, आई होप सो कि ये बात समझ में आई कि हमें टोटल नेट सेल मालूम करनी है, इसलिए क्योंकि परसेंटेज बेस किस पे कर रहा है, नेट सेल्स पे। 30% किसका, नेट सेल्स का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है, जो खुद गिवन है सवाल में। तो फ्रैक्शन को रिवर्स करें, 2 लाख मालूम करें, ये आ गया नेट सेल्स 2 लाख। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये सर ने बताया 30%, तो नहीं समझ में आया, तो अब इस तरह सोचें, नेट सेल्स आपने 2 लाख मालूम कर ली है। अब ज़रा मुझे बताएं, इस 2 लाख के ज़रिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाएं, कैसे निकालेंगे। अब आप 2 लाख को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे और डिवाइड बाय 100 से करेंगे। ऐसा ही है, 2 लाख को मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, अब आंसर क्या आएगा, 60,000। ठीक है, अब बात समझ में आई कि अगर नेट सेल होता, अगर नेट सेल सवाल में गिवन है, परसेंटेज 30% है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, तो अगर नेट सेल्स की रकम मौजूद है तो हम फ्रैक्शन को सीधा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है तो फिर इसके जरिए नेट सेल मालूम करने के लिए फ्रैक्शन को रिवर्स करके मालूम करना होगा। ठीक है, अब ये वाली बात देखें, फ्रैक्शंस का अगर एक बार आप सही से बैठ के अंडरस्टैंड कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो हमेशा के लिए फिर आपकी जो है वो जान छूट जाती है इस चीज़ से। अब कभी भी कोई भी परसेंटेज या फ्रैक्शन अगर आ जाता है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो नेक्स्ट टाइम आप हमेशा के लिए जो है वो इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। चलिए, नेट सेल मालूम कर ली 2 लाख से, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 60,000, दोनों को माइनस कर दें आपस में, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,40,000 है। ठीक है, तो ये भी तरीका है। केस 3 का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। केस 4 में आ जाए, लाइबिलिटीज आर 45,000 विच इज 1/3 ऑफ द टोटल एसेट्स। देखिए लाइबिलिटीज आर 45,000 विच इज 1/3, जो खुद कितना है, 1/3 है, किस चीज का है, टोटल एसेट्स का। फ्रैक्शन भी ऐसे ही करते हैं जैसे आपने परसेंटेज में करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, लेकिन इस अमाउंट का मालूम नहीं करना है। अगर आप 45,000 को मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? ये तो 45,000 किसका आंसर है, लाइबिलिटीज आर 45,000, लाइबिलिटी खुद कितनी है, 45,000 है, जो खुद कितना है, 1/3 है, किस चीज का है, टोटल एसेट्स का। यानी टोटल एसेट्स सवाल में गिवन नहीं है, तो टोटल एसेट्स मालूम करने के लिए क्या करना होगा, अगेन वही सेम काम दोबारा से, फ्रैक्शन को रिवर्स करना होगा, फ्रैक्शन को उल्टा करना होगा। ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, इसको उल्टा रिवर्स कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो क्या मालूम करना है, पहले टोटल एसेट्स मालूम करना है। चले पहले मालूम कर लेते हैं, 45,000 को डिवाइड 1 से करें और मल्टीप्लाई बाय 3 से करें, और इस तरह सोचें
कि 45,000 को जब डिवाइड 1 से किया तो 45 ही आंसर आएगा। अब 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 45 का एक हिस्सा, 45 के दो, 45 के तीन, तो 45 कितना होगा ये आपके 90, और मल्टीप्लाई बाय 3 करें कितना होगा 1,35,000। ठीक है, अब आ जाए फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑनर इक्विटी एंड द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी कि दोनों चीज़ें मालूम करनी है। चले मालूम कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ कितनी है 45,000 है। ठीक है, 45 को आपने मल्टीप्लाई 3 से किया है। अब देखें इस 3 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या है 1 ही है, वो जो 1/3 था ना, ये 1/3 को रिवर्स कर दिया आपने, 3/1, 1 नीचे लिखें ना लिखें बात एक ही है। यानी उन बच्चों को समझा रहा हूँ मैं कि जिनको डिवाइड के नीचे अगर 1 नहीं लिखा हुआ तो उनको बता रहे हैं कि भाई डिवाइड में नीचे अगर 1 नहीं तो 1 ही लिखा हुआ है। 1/3 को आपने रिवर्स किया, 3/1 कर दिया, ये 3/1 है। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1। ठीक है, 1 के नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है, तो लिहाजा 1,35,000 ही आंसर आएगा। ये आ गया टोटल एसेट्स 1,35,000। उसने क्या बोला है कि टोटल एसेट्स भी मालूम करो और ऑनर इक्विटी मालूम करो। तो केस 4 में दो आंसर हैं, 1,35,000 टोटल एसेट्स मालूम कर लिए। अब आप मालूम कर लें ऑनर इक्विटी कैसे। एसेट्स हैं 1,35,000, लाइबिलिटीज 45,000, माइनस करें, ये आंसर आ गया ऑनर इक्विटी का 90,000। ठीक है, अच्छा इन दोनों केसेस में एक बात और भी ये भी है कि जैसे ऊपर वाले में सेल्स हमने मालूम की 2 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया आपने 60,000 विच इज 30%। अगर 2 लाख का 30% निकाला, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 किया आपने, आंसर आया 60,000। तो सोचें जब अगर 30% ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा 70%। ठीक है, क्योंकि 100 में से 30% को हटा दें तो बाकी कितना बचता है 70%। वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का एक तरीका और भी था, वो कैसे, 2 लाख को मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100। तो कैलकुलेटर अब ये भी चेक कर सकते हैं आप। जब तक आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके चेक नहीं करेंगे तो आपको कमांड हासिल नहीं होगी। कमांड हासिल करने के लिए ये देखें इस तरह से, माइनस करके भी मालूम कर सकते हैं और 2 लाख को मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100 ये भी मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर 1,35,000 को 1/3 निकाला आपने 1/3, तो 1/3 बना 45,000। आप एक बार दोबारा चेक भी कर सकते हैं, 1,35,000 लिखें। अब की बार मल्टीप्लाई बाय 3/1 नहीं करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, सीधे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 दबाएं, क्या आंसर आया 45,000। ठीक है, अब अगर 1/3 यानी कि 1/3 45,000 लाइबिलिटी का आंसर है, तो बाकी बचा कितना 2/3। ये 2/3 कैसे आया, यानी 3 में से अगर एक हिस्सा, अगर 3 में से एक हिस्सा लाइबिलिटी का है तो बाकी 3 में से 2 हिस्से ऑनर इक्विटी के होने चाहिए, यानी 2/3। अगर ये 1/3 है तो भी ये 2/3। तो अगर 1,35,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 दबाएं, क्या आंसर आया 90,000। ठीक है, तो दोनों बातें आपको डिस्कस कर ली हैं, क्लियर कर दी, समझा दी हैं कि 1/3, 2/3 और ये सारे फ्रैक्शंस परसेंटेज। अकाउंटिंग को अगर अपनी अपनी ग्रिप अपने स्ट्रॉन्ग करनी है तो इन तमाम परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस, इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा, तब जाके आपकी अकाउंटिंग में हाईएस्ट मार्क्स के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट केस में कहते हैं टोटल लाइबिलिटी 40,000 है विच इज 1/5 ऑफ द ऑनर सिक्योरिटी, ऑफ द ऑनर सिक्योरिटी, नॉट द एसेट्स। ऑफ द एसेट्स नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ ऑफ द ऑनर सिक्योरिटी, यानी ऑनर की इक्विटी का 1/5 कौन है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं मजीद फर्दर। करंट एसेट्स आर 1/4 ऑफ द टोटल एसेट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। खैर वो तो बात की बात है कि हम करंट एसेट्स और नॉन करंट से पहले तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि टोटल लायबिलिटी सवाल में गिवन है 40,000 विच इज 1/5 ऑफ द ऑनर सिक्योरिटी। अगेन लायबिलिटीज अमाउंट गिवन है, तो लायबिलिटीज खुद कितने हैं 40,000 है जो कि 1/5 है। तो फ्रैक्शन को रिवर्स करना होगा और टोटल फिगर मालूम करनी होगी जिस चीज पर फ्रैक्शन बेस कर रहा है। तो बताइए फ्रैक्शन एसेट्स पे बेस कर रहा है या ऑनर इक्विटी पे बेस कर रहा है, ऑनर इक्विटी पे बेस कर रहा है। तो जो आंसर आएगा वो आंसर एसेट्स का नहीं आएगा, वो आंसर ऑनर इक्विटी का आएगा। ज़रा 40,000 को डिवाइड 1 से करें, तो 40,000 को डिवाइड 1 करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक ही बात है 40,000 ही रहेगा। चले मल्टीप्लाई 5 दबा दें, मल्टीप्लाई 5, ज़रा 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 40,000 एक, 40,000 दो कितना होगा 80,000, तीन कितने हो गए, ठीक है 1,20,000, 1,60,000 और 5 कितने हो गए 2 लाख रुपए के। यानी जो 40,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 1 से किया, फ्रैक्शन को उल्टा किया, तो आंसर आया 2 लाख। ये 2 लाख आंसर किस चीज़ का है, ऑनर इक्विटी का। कैलकुलेशन में आपको
शो करता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन में आपको ज़रा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप भी अपने पास रफली पहले कैलकुलेटर पे मेरे साथ चेक कर लें इस चीज़ को, फिर हम उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। तो 40,000 के जरिए हमने क्या मालूम किया, ऑनर इक्विटी मालूम किया। ऑनर इक्विटी का आंसर आया 2 लाख। अब सोचें ज़रा, 2 लाख ऑनर इक्विटी है, लायबिलिटी 40,000 है। तो बिजनेस के जो टोटल एसेट्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ी इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो ऑनर की इक्विटी का आंसर आया 2 लाख, लायबिलिटी का आंसर आया 40,000। तो 40 प्लस 2 लाख कितना होगा, 2,40,000। ये 2,40,000 क्या है, टोटल इक्विटीज का आंसर है। तो एसेट्स भी कितने होने चाहिए, 2,40,000। यानी यहाँ पे अगर देखें क्या लिखा हुआ है, करंट एसेट्स आर 1/4 ऑफ द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आप मालूम कर चुके हैं एक तरीके से। अगर आपने लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी को प्लस किया तो 2,40,000 आपका टोटल एसेट्स का आंसर आ गया है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, करंट एसेट्स और नॉन करंट, क्योंकि एसेट्स देखें दो तरह के होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, और सवाल में फ्रैक्शन दिया हुआ है। करंट एसेट्स कितना है, 1/4 है किस चीज़ का, टोटल एसेट्स का। और टोटल एसेट जो आपने मालूम किया है वो आंसर कितना है, 2,40,000। तो 240 का 1/4 निकाल लें और बाकी माइनस कर लें, या फिर 240 का 3/4 निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। चलें प्रॉपरली देंगे, सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। पहले तो आपने क्या मालूम करना है, लायबिलिटी सवाल में गिवन है 40,000 विच इज 1/5 ऑफ द ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रिवर्स करें, 1/5 था, इसको उल्टा कर दें, 5 डिवाइड बाय 1। आप बोले सर डिवाइड 1 कहाँ लिखा हुआ है, जब देखें 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा, 1 लिखा हुआ है, डिवाइड में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 5/1, आंसर क्या आया, 2 लाख। लायबिलिटी 40,000, 2 लाख ऑनर इक्विटी, प्लस कर लें टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं, ये आ रहा है 2,40,000। सही है। अब आप आ जाएं, क्या मालूम करना है इसमें, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना है, 1/4 है किस चीज़ का है, टोटल एसेट्स का। तो टोटल एसेट्स 2,40,000, इसका 1/4 मालूम करें, क्या आंसर आया, 60,000। अगर 2,40,000 में 60,000 जो है वो 1/4 करंट एसेट्स है, तो बाकी बचे 1,80,000, ये क्या है, नॉन करंट एसेट्स। माइनस कर दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। या फिर एक काम करें कि 2,40,000 का जैसे आपने 1/4 अप्लाई किया फ्रैक्शन, ऐसे ही इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 दबाएं ज़रा, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा, 1,80,000। तो हर एंगल से, हर तरीके से क्वेश्चन को आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया है।